जय हिंद दोस्तों, पॉलिटी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पार्लियामेंट का थर्ड लेक्चर कवर करेंगे। बहुत ही ध्यान से आप इन लेक्चर्स को समझिए, बिकॉज एक या दो वीडियो के बाद जब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पार्लियामेंट सेक्शन, इसके बाद हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं और क्वेश्चन इन्हीं से फ्रेम हुए हैं। तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है चीज़ों को। तो अगर आपने लास्ट के 2 लेक्चर्स नहीं देखा है तो पहले उन्हें कवर कर लीजिए, बिकॉज वहीं से चीज़ें कंटिन्यूटी में चलेंगी। और पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पार्लियामेंट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की। पार्लियामेंट के बारे में आपको ध्यान होगा, हमने डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इसके पीछे के रीजन को भी हमने समझा था। तो जो पार्लियामेंट का प्रत्येक हाउस है, यानी लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। और अगर लोकसभा की हम बात करें तो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर होते हैं। इसके अलावा अगर राज्यसभा की बात करें तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं और डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं। एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन भी होता है, इसे भी हमें समझना है। और लोकसभा में ये देखने को मिलता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन के रूप में, और राज्यसभा में ये देखने को मिलता है पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन के रूप में। इनकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है और इनका फंक्शन क्या है ये भी हम समझेंगे, बिकॉज ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बात करते हैं देखिए स्पीकर की। तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले इलेक्शन की बात करते हैं कि लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन प्रोसेस कैसी होती है और टेन्योर क्या होता है। तो सबसे ज़रूरी बात ये लाइन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, ये इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स में से ही। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उन्हीं में से स्पीकर इलेक्ट किए जाते हैं, और ये फर्स्ट सीटिंग के टाइम पे ही देखने को मिलता है। तो यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो उनके मेंबर से ही इलेक्ट होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद अगर बात करें, देखिए अगर स्पीकर का जब पद खाली होता है तो जो लोकसभा है ये दूसरे मेंबर को इलेक्ट कर सकते हैं इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। और जो डेट ऑफ इलेक्शन होती है स्पीकर की, ये किनके द्वारा फिक्स की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसे कि प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स की जाती है किसकी? डेट ऑफ इलेक्शन स्पीकर की। और यूजुअली जो स्पीकर हैं ये अपने पद में रहते हैं लोकसभा के लाइफ तक, यानी लोकसभा की ड्यूरेशन तक। देखिए 3 केसेस हैं जिनके बेसिस पे लोकसभा जो है ये अपना पद पहले भी छोड़ सकते हैं, कार्यकाल पूरा होने से पहले भी। पहला तो ये कि अगर ये लोकसभा के मेंबर के पद से ही सीज हो जाए तो, और ये किस कंडीशन में हो सकता है? हमने डिस्कस किया था कि लोकसभा के मेंबर बनने के बाद कुछ प्रोविजंस हैं, अगर उन्हें वायलेट किया जाए तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं वो मेंबर। तो अगर ये डिस्क्वालीफाई होंगे एमपी, तो उस टाइम पे इन्हें अपना पद खाली करना पड़ेगा एज अ लोकसभा स्पीकर। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर ये खुद से रेजिग्नेशन लेटर में साइन करें और डिप्यूटी स्पीकर को थमा दें, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यही है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर स्पीकर को रिज़ाइन करना है तो अपना ये रेजिग्नेशन लेटर किन्हें सौंपते हैं? क्या प्रेसिडेंट को? तो नहीं, डिप्यूटी स्पीकर को सौंपते हैं। तो लोकसभा जो हमारा लोअर हाउस है, तो हाउस की बात हाउस में ही रहती है, बाहर नहीं जाती। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए, इवन जो डिप्यूटी स्पीकर हैं अगर इन्हें रेजिग्नेशन लेटर सौंपना है तो ये सौंपेंगे स्पीकर को। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन काफ़ी बार बने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तीसरा कंडीशन क्या है? अगर इन्हें रिमूव किया जाए रेजोल्यूशन पास करके, और ये जो रेजोल्यूशन है ये मेजोरिटी के बेसिस पे पास होना चाहिए लोकसभा के अंदर। दोस्तों देखिए, अगर रेजोल्यूशन पास करना है और उस रेजोल्यूशन का संबंध लोकसभा स्पीकर के रिमूवल से हो, तो इस तरीके के रेजोल्यूशन को 14 डेज के एडवांस नोटिस के बाद ही प्रस्तुत किया जाएगा। और ये जो 14 डेज का एडवांस नोटिस है, इसके बाद ये जो रेजोल्यूशन होगा स्पीकर के रिमूवल से संबंधित, इसे विचार किया जाएगा हाउस में। और जब ये कंसिडरेशन में होगा, यानी जब इस तरीके के रेजोल्यूशन पर विचार किया जाएगा, उस टाइम पे जो स्पीकर हैं ये हाउस को प्रिजाइड नहीं करेंगे, बिकॉज ये तो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है ना कि वेदर ही वुड बी रिमूव्ड और नॉट। तो इस वजह से ये जब रेजोल्यूशन जो है ये कंसिडरेशन में होगा तब ये प्रिजाइड नहीं करेंगे, भले ही ये प्रेजेंट ही क्यों ना हो। हालांकि देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्पीक कर सकते हैं, यानी हाउस में अपनी बात को रख सकते हैं। इसके अलावा प्रोसीडिंग्स में भी भाग ले सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब रेजोल्यूशन
हाउस के कंसिडरेशन में होता है, क्या उस टाइम पे लोकसभा स्पीकर अपनी बात रख सकते हैं और प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं या नहीं? तो इसका आंसर है हाँ, ऑब्वियसली ये भाग ले सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रिजाइड नहीं कर सकते। देखिए इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं और प्रीवियस ईयर के टाइम पे हम देखेंगे भी कि इन सेक्शन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। तो इन चीज़ों को जब आप लॉजिकली सोच करके चलेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या रही होगी इस तरीके के प्रोविज़न की, तो काफ़ी आसानी से फिर आप रिलेट कर लेंगे। तो ऑब्वियसली ये प्रोसीडिंग्स वगैरह में भाग ले सकते हैं। यहाँ पे अगेन एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी वोटिंग की बात आएगी तो फर्स्ट इंस्टेंस में ये वोट नहीं करेंगे, लोकसभा के स्पीकर फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करेंगे। लेकिन जब टाई वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी, इक्विलिटी वाली सिचुएशन हो जाएगी वोटिंग में, तो उस टाइम पे ये वोट कर सकते हैं और इस टाइम पे डेफिनेटली फिर ये काफ़ी डिसाइडिंग होगा, बिकॉज ये कास्टिंग वोट की बात होगी। देखिए इससे ना जाने कितने बार क्वेश्चन आए, यहाँ पे एक एक पॉइंट से 10-20 सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो जब भी लोकसभा डिजोल्व होती है, लोकसभा हमें पता है भंग होती है, और जब लोकसभा डिजोल्व होगी उस टाइम पे जो स्पीकर हैं ये इमीडिएटली अपना पद खाली नहीं करते हैं, और जब तक न्यू लोकसभा इलेक्ट होकर के नहीं आ जाती तब तक, और न्यू चुनाव ना हो जाते तब तक ये अपना पद खाली नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत बार पूछा जाता है कि जैसे ही लोकसभा भंग होती है क्या इमीडिएटली ये अपना पद खाली करते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। नाउ स्पीकर के पावर और फंक्शंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये लोकसभा के हेड हैं, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ये कार्य करते हैं। इवन केवल स्पीकर का मतलब ये नहीं है कि केवल ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जैसा ही एक्ट करते हैं, इसके अलावा इनके पास और भी कई सारे आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ये जो पावर और ड्यूटीज़ डिराइव करते हैं इनके सोर्सेज हैं हमारा संविधान, रूल ऑफ प्रोसीजर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन भी। कन्वेंशन के बारे में अलग से देखेंगे हम इसी सेक्शन में। इसके अलावा जब बात आएगी डेकोरम मेंटेन करने की, तो इन चीज़ों में डेफिनेटली प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा स्पीकर का काफ़ी बड़ा रोल होगा, और फाइनल पावर होगी इन मामलों में। इसके अलावा ये फाइनल इंटरप्रेटर भी हैं जब भी हाउस के अंदर भारत के संविधान से संबंधित या रूल ऑफ प्रोसीजर या पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंस से संबंधित बात आएगी तो। नेक्स्ट देखिए, हाउस को एडजर्न करना हो गया। एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है ये अभी हम लोग काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। इसके अलावा कोरम के एब्सेंस में अगर मीटिंग को सस्पेंड करनी हो तो इन मामलों में भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथों में पावर है। देखिए कोरम एक टर्म है, हिंदी में इसे गणापूर्ति कहते हैं। कोरम का मतलब ये होता है कि अगर मीटिंग, लोकसभा की मीटिंग को अगर कंटिन्यू करना है तो 1/10 मेंबर उपस्थित होने चाहिए। तो यही बात पूछ ली जाती है कि कोरम का क्या मतलब है, तो ध्यान रखिएगा, कोरम इज द मिनिमम नंबर विच इज़ रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लोकसभा। ये बात तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट इंस्टेंट में वोट नहीं करते हैं, बल्कि ये कास्टिंग वोट का इस्तेमाल करते हैं, और कास्टिंग वोट तब दिया जाता है जब टाई वाली बात देखने को मिले। तो टाई के केस में ये कास्टिंग वोट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि जब हाउस जो है ये किसी भी मत में इक्वली डिवाइड हो जाए तो उस टाइम पे जो स्पीकर है वो वोटिंग करेंगे, और इस तरीके की वोटिंग कास्टिंग वोट कहलाती है। और डेडलॉक वगैरह, ऑब्वियसली जब डेडलॉक बन गया है, इक्वल हो गई है वोटिंग, तो उसे रिजॉल्व करने में कास्टिंग वोट का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। दोस्तों देखिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकसभा स्पीकर से संबंधित ज्वाइंट सीटिंग को ये प्रिजाइड करते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले आता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग होती है उस टाइम पे उसे प्रिजाइड कौन करते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। और इस तरीके की जो ज्वाइंट सीटिंग है ये समन किनके द्वारा की जाती है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा समन की जाती है। ध्यान रखिएगा, ये कई बार कंफ्यूज करके कहा जाता है कि क्या लोकसभा स्पीकर के द्वारा समन की जाती है, तो नहीं, प्रेसिडेंट के द्वारा समन की जाती है। और मुद्दे पर फैसला नहीं हो पाता तो उस केस में ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाती है। इसके अलावा सीक्रेट सीटिंग भी बुलाई जा सकती है जब लीडर ऑफ हाउस के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाए तो। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इस चीज़ को डिसाइड करने की अथॉरिटी भी लोकसभा स्पीकर के हाथों में है, और ये जो डिसीजन होगा ये बिल्कुल फाइनल होगा लोकसभा स्पीकर के द्वारा जो दिया जाएगा। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित बात की थी। तो अगर क्वेश्चन उठे कि डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं किसी मेंबर को, तो इन मामलों में भी जो फैसले हैं ये लोकसभा स्पीकर के द्वारा दिए जाएंगे, और ये प्रोविज़न 10th शेड्यूल के अंडर देखने को मिलता है। हालांकि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि जो स्पीकर का ये डिसीजन है इस संबंध में ये जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट है। पहले ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आता था, और 1992 का क्योटो होलन केस, इस जजमेंट के बाद ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा।
डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित जो मुद्दे हैं ये भी देखने को मिलते हैं लोकसभा स्पीकर के हाथों में। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं कई सारी, अभी हम लोग कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो लोकसभा के अंदर जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं इनके चेयरमैन को अपॉइंट करने का काम भी लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है, और फंक्शनिंग वगैरह ये सुपरवाइज करते हैं। और ये खुद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, इन कुछ कमिटीज़ के चेयरमैन होते हैं ना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए कुछ प्रोविजंस भी देखने को मिलेंगे। जैसे पहली चीज़ तो ये कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देखने को मिलेगा, और जब रेजोल्यूशन पास किया जाएगा लोकसभा में और स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा तभी इन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। और ये जो रिमूवल वाले मोशन है इसकी डिस्कशन एटलीस्ट 50 मेंबर के द्वारा तो होनी ही चाहिए। सैलरी और एलोवेंसेज ऑब्वियसली पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स किए जाएंगे। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस आर्टिकल में संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड की बात की गई है ये आप कमेंट करके बताइए। और ये जो कंसोलिडेटेड फंड होते हैं इनमें सब्जेक्ट नहीं देखने को मिलता, यानी ये एनुअल वोटिंग जो होती है पार्लियामेंट के द्वारा ये इसके दायरे से बाहर होते हैं। दोस्तों ना बात करते हैं लोकसभा के डिप्टी स्पीकर की, तो इसे समझना काफ़ी आसान है। सिमिलर लोकसभा के स्पीकर के ही सिमिलर प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर बात करें डिप्टी स्पीकर की तो लोकसभा के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं, और इन मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा के मेंबर्स यानी सदस्य उन्हीं में से इलेक्ट किए जाते हैं। तो बिल्कुल स्पीकर के जैसा ही अपॉइंटमेंट प्रोसेस है। नाउ अगर बात करें डेट ऑफ इलेक्शन की तो डिप्टी स्पीकर की जो डेट ऑफ इलेक्शन है ये फिक्स की जाती है स्पीकर के द्वारा। आपको अभी ध्यान होगा जब हमने डिस्कस किया स्पीकर के इलेक्शन के विषय में, तो देखिए डेट ऑफ इलेक्शन किनके द्वारा फिक्स की जा रही है, प्रेसिडेंट के द्वारा। बट डिप्टी स्पीकर की जो डेट ऑफ इलेक्शन है ये कब फिक्स किनके द्वारा फिक्स की जा रही है, स्पीकर के द्वारा। तो ये पॉइंट्स बहुत ध्यान से आपको समझने होते हैं। और जब भी डिप्टी स्पीकर का पद खाली होता है तो वैसे केस में लोकसभा के द्वारा किसी अन्य मेंबर को इलेक्ट किया जाता है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। स्पीकर की तरह ही जो डिप्टी स्पीकर हैं ये भी ऑफिस में रहते हैं जब तक लोकसभा का टर्म चलता है। तो देखिए 3 केसेज हैं जिसके तहत ये अपना पद समय से पहले खाली कर सकते हैं, यानी टर्म कंप्लीट होने से पहले ही वेकेट कर सकते हैं। पहला तो ये कि अगर ये लोकसभा के मेंबर के रूप में ही सीज हो जाए, यानी डिस्क्वालिफिकेशन वाला प्रोविज़न जो हमने डिस्कस किया। दूसरा ये कि स्पीकर को रेजिग्नेशन लेटर लिख करके थमाएं। तो ध्यान रखिएगा ये स्पीकर जो है ये अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे सौंपते हैं, तो ये सौंपते हैं किन्हें, डिप्टी स्पीकर को। जबकि डिप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन लेटर किन्हें सौंपते हैं, स्पीकर को। और अगर डिप्टी स्पीकर के रिमूवल की बात करें तो रेजोल्यूशन जो प्रस्तुत किया जाएगा ये मेजोरिटी के द्वारा पास होना चाहिए लोकसभा में। बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर सा प्रोविज़न है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा याद नहीं रखना है। और जैसा हमने स्पीकर के केस में देखा कि अगर इस तरीके का रेजोल्यूशन प्रस्तुत करना है तो 14 दिन की एडवांस नोटिस होनी चाहिए। और इसके अलावा डिप्टी स्पीकर जो हैं ये ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं स्पीकर के ऑफिस में जब उनका पद खाली होता है, यानी जब स्पीकर अपने पद पर नहीं होते हैं, वैकेंट होता है उनका पद, तो उस टाइम पर डिप्टी स्पीकर की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे केसेस में इन्हें स्पीकर की जितने भी पावर्स हैं वो सभी पावर्स ये एज्यूम किए होते हैं। अगर स्पीकर का पद खाली है और उस टाइम पे डिप्टी स्पीकर अगर पद में है तो जो जॉइंट सीटिंग होगी उस टाइम भी कौन प्रिजाइड करेंगे, ऑब्वियसली डिप्टी स्पीकर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि जब जॉइंट सीटिंग की हम बात करें और जॉइंट सीटिंग के केस में अगर स्पीकर एब्सेंट है तो ऐसे स्थिति में क्या देखने को मिलेगा कि डिप्टी स्पीकर के द्वारा प्रिजाइड किया जाएगा जॉइंट सीटिंग को। और देखिए किसी भी मामले में स्पीकर से सबऑर्डिनेट नहीं है, ये डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। हाँ, एक थोड़ा यूनिक सा प्रोविज़न है जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी डिप्टी स्पीकर को किसी भी पार्लियामेंट कमेटी के मेंबर के रूप में अपॉइंट किया जाता है तो ये ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाते हैं उस कमेटी के। और यहाँ पे एग्जैक्टली सिमिलर सा प्रोविज़न देखने को मिलेगा कि स्पीकर की तरह ही डिप्टी स्पीकर भी जब प्रिजाइड करते हैं ऑफिस को तो पहले इंस्टेंस में वोटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कास्टिंग वोट दे सकते हैं, यानी जब टाई वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी तब ये वोट कर सकते हैं। और बिल्कुल स्पीकर वाला ही प्रोविज़न है, जब रेजोल्यूशन इनके रिमूवल का कंसिडरेशन में होगा हाउस के अंदर तो उस टाइम पे ये प्रिजाइड नहीं करेंगे, लेकिन ये ऑब्वियसली डिस्कशन कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। देखिए जब हमारा 10th लोकसभा था तब तक तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही रूलिंग पार्टी से आते थे, लेकिन 11th लोकसभा के बाद से ये कंसेशन देखने को मिला
और कंसेंसस के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि जो स्पीकर हैं ये रूलिंग पार्टी से आएंगे, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर हैं ये मेन अपोजिशन पार्टी के द्वारा डिप्टी स्पीकर देखने को मिलेंगे। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं ये ओथ और अफर्मेशन नहीं लेते हैं। तो ये थोड़ा देखिए, जहाँ पे एक्सेप्शन है वहीं से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो पार्लियामेंट वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है, पेशेंस रखें, बट एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बने हैं तो बहुत ध्यान से अभी समझें और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हें नोट डाउन भी कर लें, बिकॉज जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे तब आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा अगर आपके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से ठीक होंगे तो। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ये सीरीज़ आपको हेल्पफुल लग रही है या नहीं कॉमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।